हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, बेसिक्स से ही स्टिक रहेंगे आज भी। और आज ही हमारा बहुत ही इजी टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये टॉपिक इतना इजी है कि इसके एक दो पॉइंट्स तो मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप ऑलरेडी छोटी क्लासेज में पढ़ चुके होंगे, आपको आते होंगे। तो लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एडिटिविटी। Additivity, and the second property is quantization, and third property is conservation. इन प्रॉपर्टीज़ के लिए मुझे कोई आपको पहले कुछ समझाने की, कोई कॉन्टेक्स्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पहले पढ़ी हुई हैं। तो लेट अस सी वन बाय वन। आई थिंक आपने शायद क्वांटाइजेशन ना पढ़ी हो, ठीक है, तो वो हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में। बट लेट अस गेट स्टार्टेड फ्रॉम द एडिटिविटी। ठीक है, एडिटिविटी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होती है एडिटिविटी। सो फर्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं एडिटिविटी नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एडिशन की बात हो रही है ना। तो एडिशन की बात कैसे हो रही है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, और इस बॉडी में इधर 5 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और इधर -5 कूलम का चार्ज है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, ये बॉडी चार्ज्ड है, न्यूट्रल है, या इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या है? ठीक है, देखो अगर चार्ज और न्यूट्रल की बात आए तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई बॉडी ना साइड से चार्ज है, लेफ्ट हैंड साइड में भी चार्ज है, राइट हैंड साइड में भी चार्ज है। बॉडी राइट हैंड में नेगेटिव चार्ज है, लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम बात करें, कोई हमसे ये पूछे कि पूरी बॉडी का टोटल चार्ज क्या है, तो पूरी बॉडी का टोटल चार्ज होगा 0। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब पूरी बॉडी का टोटल चार्ज कैसे 0 हुआ? +5 थे, -5 है, ये दोनों ही कूलम में थे, ठीक है, ऐड किया तो 0 आ गया। यही एडिटिविटी प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। मतलब कि अगर हमें किसी बॉडी का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो जितने भी चार्जेस हैं, चाहे वो प्लस हैं चाहे वो माइनस के हैं, उनको विद साइन ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर +3 भी आ जाए, ठीक है, +2 भी आ जाए, ठीक है, -1 भी आ जाए। अब इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा? इस बॉडी का टोटल चार्ज होगा +5 -1 -5 +3 +2, 4 कूलम, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी बॉडी का चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल, जस्ट 1 मार्क प्रॉपर्टी, ना ही इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट जस्ट आपको याद होना चाहिए दैट एडिटिविटी इज समथिंग। ओके, सो समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो बिफोर गोइंग टू द क्वांटाइजेशन, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। हम लोग कंजर्वेशन खत्म कर लेते हैं। कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इजी प्रॉपर्टी है, ये आप लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सेम वही प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के लिए भी है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। बेसिकली देखो अपने पास 2 फंडामेंटल चार्जेस हैं, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर आप अब देखो ना ध्यान से तो आपको ऐसा पता चलेगा कि हर चीज़ में जो चार्ज के प्रोडक्शन का सोल रीज़न है ना, वो यही दोनों है, ठीक है ना। जैसे अब बिजली कड़कती है तो बेसिकली वो भी देखो इलेक्ट्रॉन का ही मोशन है, ठीक है। या मैं हाथ घिसता हूँ, ठीक है, हाथ घिसता हूँ तो मेरे एक हाथ से इलेक्ट्रॉन शायद दूसरे हाथ में जाते हैं, तभी ये चार्ज होंगे, ठीक है। ऑल्दो हमारे हाथ नहीं चार्ज हो सकते, हमारी बॉडी कंडक्टर है। बट अगर सपोज करो मैं कंघा अपने बालों से घिसता हूँ तो कंघा चार्ज हो गया, ठीक है। वो सारा कुछ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर फंडामेंटली समझने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही 2 चार्ज बॉडीज तुम्हें हर जगह दिखाई देगी। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी पार्ट हो सकते हैं, पर वो फिर क्या है, एटॉमिक फिजिक्स में हम बहुत अंदर ही चले जाएंगे, उतना हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, उसके अंदर मान लो वो सिस्टम चार्ज है, ठीक है, या न्यूट्रल भी है, ठीक है, तो उसके अंदर पहले जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे ना, चाहे सिस्टम चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया, इधर से उधर कुछ भी मोशन कुछ भी हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम रहने वाला है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को कि सपोज करो मैंने केमिकल रिएक्शन करी सोडियम और क्लोरीन की, Na + Cl विल गिव NaCl, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हमारे पास NaCl ये जो बना है, ये सब बच्चों ने 10th क्लास में पढ़ा है, NaCl बनता है 2 आयंस से। यहाँ पे Na पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। और इधर Na और Cl न्यूट्रल थे, है ना, अभी ना सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था ना क्लोरीन ने लिया था, है ना। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सोडियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, सोडियम के पास थे 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, इधर देखो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और क्लोरीन के पास कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल देखा जाए तो इधर भी 28 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और इधर भी 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में है। पहले दोनों ही बॉडी क्या थी, न्यूट्रल थी, अब दोनों ही बॉडी चार्ज है। लेकिन बॉडी के चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने चार्ज कहीं से जनरेट प्रकट कर लिया, मतलब ऐसे अपने आप कोई इलेक्ट्रॉन बनाने शुरू कर दिए, नहीं। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ये बन नहीं रहे हैं, इनका सिर्फ हम बैलेंस बिगाड़ के ही किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो ना कि हम लोगों को अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वाला जो बैलेंस है इसको क्या करना पड़ेगा, बिगाड़ना पड़ेगा। बिगाड़ दोगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर दिए तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत इजी प्रिंसिपल है, इजीली समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। फटाफट आप इसको नोट कर सकते हो, नोट करो। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन टू ब्रश अप दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर वी हैव अ स्फीयर A which has a charge Q is brought in contact with another identical sphere C, and then A is removed and touched with another identical sphere B which has a charge Q। तो देखो मतलब क्या है क्वेश्चन का कि अपने पास एक स्फीयर है A, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज है Q। A है, इसके ऊपर चार्ज है Q, ठीक है। दूसरा स्फीयर अपने पास वो है C जिसके ऊपर चार्ज है 0, ठीक है। और एक तीसरा स्फीयर है B, उसके ऊपर चार्ज है Q। अब हुआ ये है कि पहले हम लोगों ने A को C के साथ टच किया है, ठीक है, फिर उनको अलग कर दिया, फिर हमने क्या किया है, A को B के साथ टच किया, ठीक है, और अब आपको उनको फिर अलग कर दिया और आपको बताना है A, B और C पे फाइनल चार्ज क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आप लोगों के लिए शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर जो स्फीयर्स है ना वो आइडेंटिकल है, ठीक है ना। अगर ये स्फीयर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आपको कर समझ में आएगा चैप्टर के लास्ट पार्ट में, जहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स, ठीक है, तो तब आप लोगों को समझ में आएगा। अभी देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सो स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम लोग A और C को ना टच करेंगे, ठीक है ना। तो A और C को टच करते हैं, तो A और C, देखो जैसे A और C टच होंगे ना, यहाँ पे चार्ज ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा कि दोनों को ना एवरेज चार्ज मिलेगा, सम का एवरेज चार्ज, मतलब कि इसमें से आधा चार्ज इधर चला जाएगा और दोनों को एवरेज मिलेगा। तो एवरेज के लिए मतलब इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज है 0, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q + 0 इज इक्वल्स टू Q, ठीक है। अब ये Q चार्ज ना दोनों में बराबर बराबर बट जाएगा, यहाँ पे दो स्फीयर है तो इसको भी क्या मिल जाएगा, A को भी क्या मिल जाएगा, Q/2, और इसको भी क्या मिल जाएगा, Q/2। यानी कि आपके पास अब जो स्फीयर्स का नया चार्ज हो गया वो Q/2 और Q/2 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस A को हम लोगों ने C से अलग कर दिया और B से टच किया, ठीक है ना। तो जब A से B टच होगा तो देखो क्या होगा, A B। अब B के पास ऑलरेडी Q चार्ज है और A के पास कितना चार्ज है, Q/2। अभी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q + Q/2, Q/2 दैट इज 3/2Q, ठीक है। अब इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में बांटो तो क्या आ जाएगा, 3/4Q, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, एंड 3/4Q, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। यानी कि अब नया चार्ज यहाँ पर क्या हो गया, A का नया चार्ज हो गया 3/4Q, सॉरी 3/4Q, ठीक है। और इसका नया चार्ज क्या हो गया, 3/4Q, ठीक है। यानी कि इन तीनों को टच करने के बाद अब इनके जो नए चार्ज हो गए, A का फाइनल चार्ज है 3/4Q, B का फाइनल चार्ज है 3/4Q और C का फाइनल चार्ज है Q/2, ओके। सो
दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जिन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो टोटल एडिटिविटी का एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट ये प्रॉपर्टी इतनी सिंपल है कि आपको फील भी नहीं आया होगा ये कोई प्रॉपर्टी यूज हुई है, इट इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पर माइंड इट कि हमेशा स्फीयर इक्वल होंगे तभी ये इधर से इधर ट्रैवल करेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपने अर्थ का चार्ज ले लिया, ठीक है, क्यू, और इतनी सी बॉल का चार्ज ले लिया, ठीक है, 0, और दोनों को टच किया तो अर्थ का आधा चार्ज उस बॉल में आ जाएगा, है ना। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। वहाँ पे फिर वोल्टेज एंड ऑल दैट वो सब बहुत कुछ देखना पड़ेगा, तो वो सब भी हम देखेंगे, बट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अभी के लिए आइडेंटिकल स्फीयर्स में ही आप ये तरीका यूज कर सकते हैं, तो जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। So next is a very important property which is quantization of charge। और क्वांटाइजेशन एक्चुअल में ये वर्ड है ना क्वांटा, ये आप लोगों ने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लाइट के पैकेट्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैकेट्स को हम लोग क्वांटा बोलते हैं, है ना। तो क्वांटाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है, देखो क्वांटा जो वर्ड है ना, क्वांटा, इसका मतलब होता है पैकेट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज के पैकेट, ठीक है ना। यानी जो चार्ज होता है ना वो पैकेट्स की फॉर्म में आता है, और उन पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें अभी बताया कि हमारे पास अगर फंडामेंटली बिल्कुल बेसिक में जाके देखोगे ना तो दो ही चार्ज बॉडीज हैं, एक तो प्रोटॉन और दूसरी इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन को तो हम एटम में से निकाल नहीं सकते, वो तो वहीं रहता है स्टेबल। हम लोग क्या करते हैं, हर बॉडी नेचर ने देखो बनाई है न्यूट्रल, यानी कि उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, हम इस बैलेंस को खराब कर देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाती है, ले लेते हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो जो मोशन करने वाला चार्ज है ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से खिसक कर दूसरी बॉडी में जाता है ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, है ना, या ऐसे तो है नहीं कि 1.25 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, है ना। या तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे या 3 जाएंगे या 10 जाएंगे या कितने भी जाएंगे, हमेशा एक पैकेट यानी कि एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यानी कि अगर आपको किसी बॉडी से चार्ज लेना है तो आपको उससे वो पैकेट लेने पड़ेंगे, और वो पैकेट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो इस प्रॉपर्टी को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। अपोजिट में कैसे अप्लाई करते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे बताओ इस बॉडी का चार्ज क्या है, तो आप बोलोगे देखो इस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हमें याद है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो इस बॉडी का चार्ज हो गया दिस 5 × 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमने किया क्या, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम शॉर्ट में लिखते हैं ई, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, और इससे हमें क्या मिल गया, पूरी बॉडी का चार्ज मिल गया। और यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है कि किसी भी बॉडी का जो पूरा चार्ज होता है, ठीक है, वो हमेशा ई का इंटीजर मल्टीपल होता है, ठीक है ना। और यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो अगर पूछे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो आप बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट के टोटल charge on a body is integer multiple of E, ठीक है। E की जगह अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन लिखूं प्रोटॉन लिखूं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव की गड़बड़ नहीं हो जाए, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा फॉर्मल वे में लिखते हैं। तो फॉर्मल वे में जब इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। यहाँ पे E क्या है, E इज फिक्स 1.6 × 10⁻⁻19। व्हाट इज N, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखा है क्योंकि देखो मोशन करने वाली चीज़ तो वही है ना, ठीक है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडेड, ठीक है, वो तुम समझ ही जाओगे, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Q इज द टोटल चार्ज,
ठीक है। और प्लस और माइनस आपको लगाना है कॉमन सेंस से, ठीक है। कॉमन सेंस से मतलब कि अगर तो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन देते हैं हम लोग वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं कब कब और कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हम लोग, तो पेपर में भी 1 मार्क में ये प्रॉपर्टी बहुत पूछी जाती है, जस्ट नोट इट डाउन। सो लेट अस स्टार्ट विद अ फंडामेंटल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार आपको देखा भी होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम के अंदर, ठीक है ना, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है हमारे पास, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, ठीक है। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 1 कूलम में है, 1 कूलम +1 भी हो सकता है, -1 भी। तो यहाँ पे साइंस का कोई मतलब नहीं है, जस्ट आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज कितना गिवन है, चार्ज गिवन है 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। E आपको कभी गिवन नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, इट विल बी 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से n निकल जाएगा, n इज इक्वल्स टू 1/1.6 × 10⁻⁻19। कितना आ जाएगा ये, देखो 1 को 1.6 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 0.625 × 10⁻⁻19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से आ गए आपके n की वैल्यू, ठीक है। और ये n की वैल्यू बेसिकली धीरे धीरे तो आपको याद ही हो जाएगी। और अदरवाइज देखो इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी वेरिएशन आ सकती हैं। वेरिएशन तो क्या, यहाँ पे 1 की जगह 8, 16, 15, 20 कुछ भी लिख सकते हैं। तो एज सच आप लोग उसी हिसाब से क्वेश्चन कर लेना, ओके, नोट करो इसको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCERT प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा सा इसको ऑल्टर कर दिया है, ठीक है। हाउ मच पॉजिटिव चार्ज इज देयर इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। NCERT में क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, ठीक है। कप ऑफ वाटर इज अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एंड NCERT क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपका बेस बनाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एंड NCERT में अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो फिर आप कितनी भी ऊंची इमारत उस पर बना सकते हैं। तो बेसिकली NCERT को बहुत अच्छे से करना जरूरी है। सो अगेन लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ये कैसे होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से मतलब है प्रोटॉन्स, ठीक है ना। एज सच देखो मॉलिक्यूल कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन है। तो लेट अस सी के पानी में क्या होता है, पानी इज बेसिकली H2O, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बेटी देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर होता है 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन है, कितने प्रोटॉन्स हो गए 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसके अंदर होते हैं 8 प्रोटॉन्स, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन, टोटल कितने हो गए 10 प्रोटॉन्स, ठीक है। इसका मतलब H2O के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं 10 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O के अंदर हैं 10 प्रोटॉन, ठीक है। ऐसे कितने पानी के मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम पानी के गिलास में होंगे, ठीक है। अब भाई 250 ग्राम पानी के अंदर तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। इज देयर एनी वे टू कैलकुलेट दिस। अब इसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। 11th क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मोलर मास, याद आया कुछ, मोलर मास के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं एवोगाड्रो नंबर, n नंबर, A फॉर एवोगाड्रो, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर क्या है हमारे पास 6.023 × 10⁻23। मैंने थोड़ा शॉर्ट में 6.02 लिखा है तो चलेगा, ठीक है ना। याद करो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई भी चीज़ 1 मोल लेते हैं, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एवरीथिंग हैज़ सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज एवोगाड्रो नंबर। अब क्वेश्चन इज दिस कि पानी का 1 मोल कितना होगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम। कैसे आएगा, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, देखो भाई हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है वो क्या होगा 2 × 1, ठीक है। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास यहाँ, सॉरी कितने एटम्स हैं 2, तो 2 × 1, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दिस इज 18 ग्राम, ठीक है। 1 मोल है 18 ग्राम आया,
एक मॉलिक्यूल होता तो 18 U आता, ठीक है ना, AMU। ओके, तो यहाँ पे एक मोल का वजन है 18 ग्राम, इसका मतलब 18 ग्राम पानी लोगे तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स है, एक में कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर अपॉन 18, ठीक है। 1 ग्राम के अंदर अगर इतने हैं, ठीक है, हमें कितने में निकालना है, 250 में, तो 250 में कितने आ जाएंगे, Na अपॉन 18 इंटू 250। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 6 पॉइंट, चलो इसको भी सॉल्व नहीं करते, एंड में बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, मेरे पास ना इतने नंबर ऑफ वाटर के एटम्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, है ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो अगर कोई मुझसे पूछे टोटल प्रोटॉन्स, तो कितने टोटल प्रोटॉन्स होंगे, टोटल प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू Na इंटू 250 अपॉन 18, ठीक है ना। इतने टोटल प्रोटॉन्स आ गए मेरे पास। अब कैलकुलेट मुझे क्या करना था, चार्ज, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है n, ठीक है। चार्ज कैसे आएगा, चार्ज इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू Ne, और ये क्योंकि प्रोटॉन्स है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू n, व्हाट इज योर n, दिस Na इंटू 2500 अपॉन 18, और E की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जगह का मैं 19 को मैं नीचे लाके प्लस में लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.33 इंटू 10⁻7 कूलम, ठीक है। Na की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23, ये सब पुट करके डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। तो इतना कूलम चार्ज होगा हमारे पास किसमें, 1 कप ऑफ वाटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो नेगेटिव भी एग्जैक्टली ऐसे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि जो हमारे घर में पानी होता है वो चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल ही होता है। तो जितने प्रोटॉन है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है ना। बस अंतर क्या आएगा, जो एंड में चार्ज आएगा वो प्लस की जगह क्या लगा देना, माइनस का साइन लग जाएगा, तो इट विल बी सेम। ओके, नोट इट डाउन। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वांटाइजेशन। तो इसके साथ आपके सारे क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे क्वांटाइजेशन के। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, ठीक है। एक बॉडी है जो 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहे हैं, ठीक है। ये बॉडी कितने टाइम में हमें 1 कूलम चार्ज दे देगी, आपको ये बताना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखते हैं कि बॉडी हमें ना 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन दे रही है, ये कितने चार्ज के बराबर है, मतलब ये कितना टोटल चार्ज बनेगा। तो लेट अस सी कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज क्रिएट करते हैं। तो सी चार्ज गिवन बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में बॉडी कितना चार्ज देती है, तो वो हो जाएगा हमारे पास Q इज इक्वल्स टू Ne। सो हेयर Q, N इज 10⁻9, ठीक है, एंड E तो देखो फिक्स होता है, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 1.6 इंटू 9 - 19, इट विल बी 10⁻10 कूलम, ठीक है। इसका मतलब 1 सेकंड में बॉडी आपको इतना चार्ज दे रही है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन ही बचा क्वेश्चन के अंदर, भाई इतना चार्ज मिलता है हमें 1 सेकंड में, 1 कूलम कितने में मिलेगा, बड़े आराम से निकाल लोगे, ठीक है। कैसे, दैट 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम इज रिसीव्ड इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। देन 1 कूलम इज रिसीव्ड इन 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। ओके, ये अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था 1/1.6, ये आ जाएगा आपका 0.625 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। और इसको अच्छे से लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड,
ठीक है। अब इसको अगर तुम ईयर्स में कन्वर्ट करोगे ना, इट विल कम अराउंड 198.18 ईयर्स। ठीक है, तो वैसे तो देखो अभी हम लोगों ने एक कप ऑफ वाटर में ही काफ़ी कूलम के आसपास का चार्ज निकाला था। ठीक है, जनरली बॉडीज़ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन जब ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की बात आती है ना, तो मैं तुम्हें बताऊं एक कूलम बहुत ही बड़ा चार्ज है। ठीक है, जब हम चैप्टर को आगे एलाबोरेट करेंगे और आगे पढ़ेंगे तो तुम ये देखोगे जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है ना, वो माइक्रो और नैनो कूलम में होता है। ठीक है, 1 कूलम इज़ क्वाइट अ लार्ज चार्ज। बाकी न्यूमेरिकल्स में लिखने को हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट 1 कूलम चार्ज इज़ क्वाइट अ लार्ज चार्ज। हमारे पास चार्ज करने स्टोर करने की डिवाइसेज होती हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, उनके अंदर 1 कूलम चार्ज स्टोर करना इज ऑलमोस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, नैनो और माइक्रो कूलम चार्ज ही स्टोर हो पाते हैं। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप तुम लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लेना एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके।